सिद्धं शुद्धं परमियं जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवडं बोच्छम। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में जीवों के निरूपणा करते हुए आज एक नया अधिकार प्रारंभ होता है जिसका नाम है पर्याप्ति अधिकार, जिसमें हमें पर्याप्ति का ज्ञान दिया जाएगा। जब भी जीव का जन्म होता है, किसी एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो उस गति में पहुंचने के बाद, उस योनि स्थान पर जन्म लेने के बाद, उस जीव के अंदर कुछ शक्तियों की पूर्णता का एक भाव उसके अंदर रहता है, और वह शक्तियों की पूर्णता यदि उसके अंदर हो जाती है तो वह पर्याप्तक हो जाता है। और अगर उसकी कुछ शक्तियाँ पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो वह अपर्याप्तक कहलाता है। जीव के जन्म के समय पर ही यह उपलब्धियां होती हैं, और इन उपलब्धियों के पीछे कर्मों का उदय होता है, और जिस जीव के लिए पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा वही जीव पर्याप्तियां पूर्ण कर पाएगा, पर्याप्त बन पाएगा। जिसके लिए अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा वह जीव अपर्याप्त ही रहेगा, कोई भी पर्याप्ति अपनी पूर्ण नहीं कर पाएगा। पर्याप्ति का मतलब कुछ 6 प्रकार की चीजें हैं। उन 6 प्रकार की चीजों की प्राप्ति, उनकी शक्ति की पूर्णता में जो कारणभूत चीज है, उस कारण का नाम ही पर्याप्ति कहलाता है। वो 6 चीजें एक आहार है, एक शरीर है, एक इंद्रिय है, एक श्वासोच्छ्वास है, एक भाषा है और एक मन है। ये 6 चीजें हैं, और इन 6 चीजों की प्राप्ति की जो उसके अंदर एक पूर्णता आ जाती है, शक्ति की पूर्णता, उस शक्ति की पूर्णता को ही पर्याप्ति और अपूर्णता को अपर्याप्ति कहा जाता है। तो यह कार्य उसे जन्म के समय पर ही कर लेना होता है, क्योंकि पर्याप्तियां जन्म के समय पर ही बनती हैं, और एक बार जन्म के समय पर बनने के बाद में फिर जो भी उसकी उम्र है, उस उम्र तक उसकी वह पर्याप्तियां बनी रहती हैं। तो उन पर्याप्तियों का कार्य क्या है, उन पर्याप्तियों का क्या स्वभाव है, वो पर्याप्तियां हमारे लिए क्या करती हैं, इसके बारे में डिटेल जो है वो इसी पर्याप्ति नाम के चैप्टर में दी जा रही है। वह सूक्ष्म प्रक्रिया है जो गर्भ में आने के बाद में या किसी भी प्रकार का समूर्छन आदि जन्म लेने के बाद में वह जीव इस तरह की प्रक्रिया से, नियम से गुजरेगा, तभी जाकर के वह अपने आप को कुछ बड़ा बना पाएगा या उसका शरीर आदि बन पाएगा। यानी जिसे हम सामान्यतया सहज भाव में लेते हैं कि गर्भ में भ्रूण पल रहा है, गर्भ में विकास हो रहा है, तो वह विकास जो गर्भ में हो रहा है वो तो आपको बहुत देर बाद समझ में आता है। विकास की जो प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है वो है जीव की उत्पत्ति के समय, और जीव का जहाँ पर उत्पन्न होना हुआ उस उत्पत्ति के समय से लेकर के एक अंतर मुहूर्त तक ही यह प्रक्रिया चलती है। और उसके बाद में अगर उसके अंदर वह शक्ति की पूर्णता हो गई तो वह अपनी आयु पर्यंत तक उससे लाभान्वित होता रहता है, उसका लाभ उसको मिलता रहता है। अगर वो नहीं कर पाया तो वह किसी भी तरह का शरीर आदि कुछ भी नहीं बना पाएगा, और नहीं बनाने का कारण कि उसके अंदर की जो शक्ति की अपूर्णता है वह उसके योग्य नहीं हो पाया,
उसके लिए जो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय कारण है, वही उसके लिए उस शरीर आदि को अधूरा बना करके छोड़ देगा और इसके कारण से वो अपर्याप्त कहलाएगा। तो पर्याप्ति और अपर्याप्ति ये शब्द आपके दिमाग में चढ़ जाने चाहिए। पर्याप्त माने हो गया एक तरीके से कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया, और अपर्याप्त माने हो गया इनकम्प्लीट। पर्याप्त का मतलब आपने कोई काम प्रारंभ किया और आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? पर्याप्त, है ना। और अगर वो इनकम्प्लीट रह गया तो अपर्याप्त। तो इतना ही सेंस ध्यान में रखते हुए शरीर आदि के साथ भी जन्म के समय पर भी हमारे अंदर ये जो योग्यताओं की प्राप्ति होती है, उस योग्यता के पीछे जो कारण है, वो कारण अगर हमारे लिए पूर्णतया प्राप्त हो गए तो वो पर्याप्त हो गया। और उन कारणों में, उस शक्ति की प्राप्ति में जो कारण है, वो कारण अगर अधूरे रह गए तो वो अपर्याप्त रह गया। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, गाथा नंबर 118 118। जह पुण्ना पुण्णाई गिय घण वत्थादियाई दवाई तह पुण्यदरा जीवा पज्जतिदरा मुड़े अब्बा। एक उदाहरण देकर के यहाँ बताया जा रहा है, जह माने जिस प्रकार, पुण्ना पुण्णाई यानी पूर्ण या अपूर्ण रहते हैं क्या? द्रव्य। कैसे द्रव्य? जैसे गीह माने घर, घड़ माने घड़ा, वत्थ माने वस्त्र आदि में और भी चीज़ें जो हैं आप लगा सकते हो। कि जिस तरह से कोई घर है, घर पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है। कोई भी आपने वस्त्र बनाया, वस्त्र पूर्ण भी बन सकता है, अपूर्ण भी रह सकता है। कोई भी आपने घड़ा आदि कोई भी चीज़ का निर्माण किया, वो निर्माण पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है। तो जिस तरह से हम बाहरी द्रव्यों में यह पूर्णता और अपूर्णता देखते हैं, इसका ज्ञान करते हैं, तह उसी प्रकार से पुण्यदरा जीवा। पुण्य माने पूर्ण और इतर माने अपूर्ण, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। इन्हीं को हम पज्जतिदरा यानी जो पूर्ण हैं उन्हें हम पर्याप्त कहेंगे और जो अपूर्ण हैं उन्हें हम अपर्याप्त कहेंगे। ऐसे ये जीव दो प्रकार के जानने चाहिए। सुन रहे हैं? सभी जीवों में सबसे पहले आपके अंदर इस प्रकार की जीवों की को देखने की एक क्षमता आ जानी चाहिए कि जीव दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। कोई भी इंद्रिय वाले हों, कोई भी गति वाले हों, वह जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। अभी यहां पर सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है। आगे आपको बताया जाएगा कि अपूर्णता जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, अपर्याप्तता दो प्रकार की हो सकती है, वो आगे बताई जाएगी। लेकिन सामान्यतया एक दो प्रकार की चीजें अभी यहाँ बताई जा रही हैं, एक पर्याप्तक जीव और एक अपर्याप्तक जीव। तो पर्याप्त जीव के पीछे उसके पिछले जन्म से वह पर्याप्त बनने के लिए जो कारण लेकर के आ रहा है, वो उसकी पर्याप्ति नाम कर्म का उदय, उसके कारण से ही वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर पाएगा। यानी पिछले जन्म में जो उसने अपने अंदर आयु गति आदि का जो बंध किया है, उसी के अनुसार उसके अंदर इस जन्म में प्राप्त होने के बाद में वो अपनी उस कर्म के उदय के कारण से ही उस शक्ति को पूर्ण कर पाएगा। अगर वह कर्म का उदय उसके लिए अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के आया है, तो वो शक्ति को कोई भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? यहां आकर के कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है सब पहले से ही डिसाइडेड होता है। समझ आ रहा है? यहां आने के बाद तो सिर्फ उसका काम होता है, रिजल्ट देखा जाता है, बस क्या हो रहा है।
जैसे एग्जाम देने के बाद आपके लिए फिर कुछ नहीं करना होता है, फिर तो सिर्फ आपके सामने सिर्फ रिजल्ट आएगा, आर यू फेल और यू पास। समझ आ रहा है? उसी तरीके से कोई भी जीव कंप्लीट बना या इनकम्प्लीट रहा, ये डिपेंड करेगा उसके अपने पूर्व कर्म के उदय पर, और पूर्व कर्म वह पिछले शरीर को छोड़ने के समय पर जो उसके साथ आयु आदि का जिस तरीके का भी उदय रहेगा, उसी तरीके से उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त या अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से उसके ये जीवन मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपको कल परसों पिछली गाथाओं में बताया गया कि मनुष्य पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। सुन रहे हैं? जो पर्याप्तक हैं वो तो सब दिखाई दे रहे हैं, दिख जाते हैं, गर्भ में भी आभास हो जाता है। लेकिन आप ये भी दिमाग में रख करके चलें कि गर्भ में भी हमें जीव की पर्याप्तियां हो गई हैं, जीव पर्याप्तक हो गया है, ये तब पता पड़ेगा जब काफ़ी कुछ टाइम निकल चुका होगा, घंटों महीनों निकल जाते हैं, तब पता पड़ता है। लेकिन यहाँ जो बात बताई जा रही है वो तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त की बात बताई जा रही है। अंतर्मुहूर्त मतलब कई प्रकार का अंतर्मुहूर्त होता है, जो एक आवली से एक समय अधिक लगा करके 48 मिनट में एक समय कम तक का जो भी टाइम होता है वो सब अंतर्मुहूर्त कहलाता है। क्या बोल दिया? एक आवली असंख्यात समय की होती है, उसमें एक समय अधिक लगा करके और 48 मिनट से एक समय पहले का जो टाइम है वो सारा का सारा क्या है? अंतर्मुहूर्त है। सो अंतर्मुहूर्त जो है वो बहुत प्रकार का हो गया, एक प्रकार का नहीं रहा। असंख्यात समय से मिलकर के अंतर्मुहूर्त बना है तो वह असंख्यात प्रकार का हो गया, और वह अंतर्मुहूर्त अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि 48 मिनट तो इसमें लगेंगे ही नहीं, सेकंडों के काम हैं, मिनटों के काम भी बहुत बड़ा कहलाएगा। समझ आ रहा है? अगर ये काम हो गया तो ही आगे उस जीव में कुछ डेवलपमेंट दिखाई देगा, अदरवाइज वो अनडेवलप्ड, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वह कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ मर गया, कहाँ उसकी पर्याप्तियां हो पाई पूर्ण या नहीं हो पाई। तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम पर्याप्तक जीव को भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई जीव मान लो केवल अंतर्मुहूर्त की उम्र लेकर के पर्याप्त नाम कर्म के साथ गर्भ में पैदा हुआ, तो आपको एक अंतर्मुहूर्त में कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसकी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा, और एक अंतर्मुहूर्त की जो उसकी लाइफ होगी वो उतना जी लेगा और जी करके मर जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। 10 मिनट भी एक अंतर्मुहूर्त होता है, 5 मिनट भी एक अंतर्मुहूर्त होता है, और आधा घंटा भी एक अंतर्मुहूर्त होता है, पौन घंटा भी एक अंतर्मुहूर्त होता है। वो तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, वो अपनी फिर दूसरा आयु बांध करके दूसरी गति में चला जाएगा, दूसरा जीवन जी लेगा। तो पर्याप्त जीव भी विजिबल हो जरूरी नहीं है। ये आपको पहले से इसलिए भूमिका बना रहा हूं कि जो यहां बताया जाने वाला उसकी आप भूमिका समझ लें। तो पर्याप्त का मतलब वो नहीं है कि जो आपको दिख जाए, दिख जाए वो तो पर्याप्त है ही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी पर्याप्त होता है, चला जाता है, अंतर्मुहूर्त का जीवन पूरा करके समाप्त हो जाएगा, कुछ पता नहीं होगा। तो जब पर्याप्त की ये स्थिति है तो अपर्याप्त तो कभी भी दिख ही नहीं सकता। अपर्याप्त जीव तो शरीर में कहाँ उत्पन्न हो गए, कहाँ उनकी मृत्यु हो गई, कोई उसका पता ठिकाना नहीं होता। तो ऐसे जीव हैं, 5 इंद्रिय को लेकर के आते हैं, संगी होते हैं, लेकिन कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और वो तो अंतर्मुहूर्त तो क्या, वो तो उसका भी और छोटा भाग में ही उनका जन्म मरण होता है, जिसकी बात आगे की जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको 2 प्रकार के जीव बताए जा रहे हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। जो आत्माएं अपने आप को डेवलप कर लेती हैं, वो डेवलपेबल सोल, वो उस समय पर वो पर्याप्तक कहलाएगा। वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही ये प्रोसेस की जाती है। और जो अपने आप को इस तरीके से इस प्रकार की शक्तियों के साथ में अपने को डेवलप ना कर पाए तो वो अनडेवलपेबल सोल होंगे, और वो जो है इस तरीके से अपर्याप्त ही रह जाएंगे। उनके लिए कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी। 6 जो चीजें बताई हैं वो 6 चीजें उनके लिए इनकम्प्लीट रहेंगी।
सुन रहे हैं? इसी को समझते हुए आगे की पहले गाथा पढ़ते हैं, जो 6 पर्याप्तियों के नाम आदि जिसमें दिए गए हैं। गाथा नंबर 119। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो चत्तारि पंच छप्पिय इंद्रिय वियल सन्नीणम। क्या कहते हैं? आहार शरीर इंद्रिय, ये पर्याप्तियां। आणापान बोलते हैं श्वासोच्छ्वास को, भास माने भाषा और मनो माने मन। ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। नाम तो याद कर ही लो कम से कम। कौन कौन सी? आहार करते ही हो, शरीर रह ही है, इंद्रियां बनी रही हैं, श्वास ले ही रहे हो, बोलते रहते ही हो, मन से सोचते रहते ही हो, बस। और क्या करते रहते हो? इसके अलावा क्या करते हो? यही तो काम है। तो ये काम कहाँ से शुरू हुआ? इस काम की कैपेसिटी हमारे अंदर कहाँ से आई? उसका जो रूट कॉज है वो यहाँ बताया जा रहा है कि ये काम हम तब कर पा रहे हैं, ये आत्मा तब कर पा रही है काम, जब हमारे अंदर ये शक्तियाँ इन 6 पर्याप्तियों से पूर्ण हो चुकी थी। इस कारण से, है ना? तो ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। हमारा फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से जब ये डेवलप्ड होता चला जाता है आत्मा, तो ये यहाँ तक जो है पहुँच जाता है, जिसको हम जो है एक तरीके का बहुत बड़ा एक इवोल्यूशन कह सकते हैं। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो इस आपको यहीं से समझ में आएगी। क्या सुन रहे हो? डार्विन की थ्योरी नहीं है इवोल्यूशन वाली, वो तो खुद भी बंदर ही था और बंदर वाली बातें करके चला गया, है ना? कि बंदर से आदमी बन गया, है ना? आज भी बंदर बने हुए लोग बैठे हैं और बंदर से ही आदमी पढ़ाया जा रहा है इतिहास की पुस्तकों में, और आज भी आदमी यही समझ रहा है कि बंदर से ही आदमी बना था। आदमी कभी आदमी से नहीं बनता क्या? आदमी खुद अपने आप से नहीं बनता क्या? बंदर से ही आदमी बनता है। तो इस तरीके का जो अज्ञान संसार में छाया हुआ है और उसके कारण से जो हम गलत सीख चुके हैं, उसे सही सीखने के लिए आपको इस शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि जीव सिद्धांत, जीव कांड पढ़ने का मतलब है कि अपनी रॉन्ग नॉलेज को राइट नॉलेज में कन्वर्ट करना। सुन रहे? हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि हम तो अपने अंदर बहुत अच्छी राइट नॉलेज लिए हुए हैं, बहुत साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं, यू नो नथिंग, योर नॉलेज इज रॉन्ग। अगर आपकी नॉलेज अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, अगर ये शास्त्र के अनुसार अगर आपकी नॉलेज बनती है, तब वी में से योर नॉलेज इज राइट, अदरवाइज योर नॉलेज इज कंप्लीटली रॉन्ग। चाहे आप कितनी साइंस जानते हो, कुछ भी जानते हो। समझ आ रहा है? क्योंकि साइंस हम भी जानते थे, लेकिन जब वो सारी साइंस पढ़ने के बाद में ये साइंस देखी है, तब से मेरा भी दिमाग ठिकाने पर आया है और तभी से मैं सम्यक ज्ञानी बना बैठा हूँ। समझ आ रहा है? तो इसलिए इस तरीके का कोई भी अपने अंदर ईगो मत पालना कि मैं बहुत साइंस जानता हूँ। जो साइंस जानते हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें ये साइंस वहाँ से बताई जा रही है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते हैं। गर्भ में जीव आने के बाद एक अंतर मुहूर्त तक क्या होता है उसका, वहाँ पर ही वो अपनी सारी की सारी अपने अंदर की जो कैपेसिटी है वो वहीं पर अपने अंदर वो डेवलप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात का डिसीजन वहीं से हो जाता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंस वहाँ तक उस चीज़ तक पहुँच नहीं सकता, वो यहाँ से शुरू होता है। तो बाकी जो हम कर रहे हैं वो तो एक बहुत स्थूल रूप है उसका। अभी हम देख रहे हैं, हम आहार लेते हैं, शरीर हमारा चल रहा है, इंद्रियां उससे बनती हैं, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, हम अपना बोल रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं, ये 6 काम हम अभी कर रहे हैं। लेकिन इसकी योग्यता हमारे अंदर कहां से आई? तो इन 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने से आई। इसलिए ये चीज जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि ये जीव खुद अपने नाम कर्म से खुद अपना जन्म लिया है, खुद अपने आप को इवोल्यूट किया है, खुद उसने अपने अंदर ये शक्तियां अपने नाम कर्म के उदय से प्राप्त करके अपने आप का जीवन बनाया है, वो व्यक्ति जिसको ये चीजें नहीं मालूम है, वो हमेशा ये सोचेगा कि पहले मैं बंदर था, अब मैं आदमी बन गया हूं। वो बंदर से आदमी बनता रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये डार्विन की जो थ्योरियां हैं, ये बिल्कुल अज्ञानता से भरी हुई हैं, कल्पनाओं से भरी हुई हैं, इनमें कोई भी वास्तविकताएं
नहीं है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वो बच्चे भी आज भी वही तरीके की नॉलेज रखते हैं कि हाँ बंदर से ही मनुष्य का विकास होते होते मनुष्य बना, और बंदर में जैसे सिम्टम देखे जाते हो मनुष्य में भी हैं। नहीं है, ये कल्पना ही तो है। डार्विन ने देखा जैसे बंदर खुक जाता है ऐसे मनुष्य भी खुक जाता है। समझ आ रहा है? जैसे बंदर का मुंह लाल है, मनुष्य का ही मुंह लाल हो जाता है। बंदर की जैसी एक्टिविटी ऐसी मनुष्य की, तो उसने कहा बंदर से विकास हुआ। तो आज तक दुनिया का हर आदमी यही मानता चला आ रहा है, बंदर से विकास हुआ। विकास कहाँ से होता है? जिस जीव के अंदर पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा, वो जीव अपना विकास खुद करता है। और उसके विकास के लिए कोई पूर्व जन्म में, वो चाहे बंदर रहा हो, चाहे हाथी रहा हो, कुछ भी रहा हो, चाहे मनुष्य रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर जीव का विकास अपने आप में पूर्ण होता है और यहीं पर उसका विकास होता है, और विकास होते होते पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यह विकास केवल गर्भ के साथ नहीं होता, ये सम्मूर्छन जन्म के साथ भी होता है, उत्पाद जन्म के साथ भी होता है। और ये 6 प्रकार की जो पर्याप्तियां हैं, ये एक तरीके की शक्तियां हैं। उन शक्तियों को अब हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बताई जाती है आहार पर्याप्ति। सबसे पहली कौन सी? क्या मतलब होता है इसका? आहार ग्रहण। क्या चौके का आहार ग्रहण करना? सुने, आहार पर्याप्ति का मतलब होता है जीव के अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण से वह जहां आत्मा है वहीं पर कर्म है, और कर्म के उदय के कारण से उस जीव आत्मा ने अपने ही चारों ओर पुद्गल स्कंद फैले हुए रहते हैं, जिन्हें हम पुद्गलों की वर्गणाएं कहते हैं। पुद्गलों की जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे हमारा शरीर बाद में बनता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जहां से शुरू होती है वह प्रक्रिया उन आहार वर्गणाओं के माध्यम से होती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन हमारी आत्मा के अंदर कर्म के उदय के कारण से पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा, शरीर नाम कर्म का उदय होगा, तो वह उस कर्म के उदय के कारण से उन आहार वर्गणाओं को आत्मसात करने की और उन आहार वर्गणाओं को खल और रस भाग के रूप में परिणमाने की उसके अंदर एक शक्ति आ जाएगी। उस शक्ति की पूर्णता अगर हो गई तो उसका नाम है आहार पर्याप्ति की पूर्णता हो गई। कुछ समझ पाए? क्या कहा? किसकी पूर्णता? जो हम आहार, ये वाला आहार नहीं, आहार वर्गणाएं आत्मा के द्वारा योगों से अपनी मन वचन कायी की चेष्टाओं से स्वतः ग्रहण कर ली जाती हैं, उसको आहार वर्गणा कहते हैं। जो आहार किया जाता है तो बहुत ऊपर की बात है, स्थूल बात है। किसकी बात की जा रही है यहाँ? आहार वर्गणाओं की। और वो वर्गणाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई रहती हैं। कोई भी जीव जहां पर भी जन्म लेता है उसकी आत्मा के ही प्रदेशों पर वो वर्गणाएं स्थित रहती हैं। उसकी अपनी चेष्टाओं से वो वर्गणाओं को खींच लेता है, और उसके अंदर अगर उन वर्गणाओं में इतनी शक्ति आ गई कि वह उनको आगे खल या रस भाग के रूप में परिणमन करा पाए उन वर्गणाओं का, तो वह कहलाता है उसकी आहार पर्याप्ति की पूर्णता। अब ये खल और रस भाग क्या है? जो हमने वर्गणाएं ग्रहण की उनका आगे कुछ कन्वर्जेशन होगा। किस रूप में होगा? 2 रूप में होगा, एक सॉलिड पार्ट के रूप में और एक जो है लिक्विड पार्ट के रूप में। जो वर्गणाएं ग्रहण की हैं वो अगर सॉलिड फॉर्मेशन के रूप में चलती चली जाएंगी, वो अगर पूर्णता आगे हो गई तो वह कहलाएगी शरीर पर्याप्ति की पूर्णता। यानी शरीर पर्याप्ति में वह शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू करेगा, और शरीर बनाने के लिए जिन वर्गणाओं को ग्रहण करके वह शरीर बनाने के लिए जो खल और रस भाग की जरूरत होती है, वह खल और रस भाग के रूप में उस शरीर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये शक्ति, इसकी पूर्णता, इसकी प्राप्ति, ये जिसके अंदर आ गई उसका नाम है शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में क्या हुआ? आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें खल रस भाग में परिणमाने की शक्ति ले आना। लेकिन शरीर पर्याप्ति में क्या होगा? वो खल और रस भाग में परिणमा देगा, उसमें परिणमन हो जाएगा।
इसमें आहार पर्याप्ति में परिणमन नहीं हुआ खल और रस भाग के रूप में, इन शरीर पर्याप्ति में वो परिणमन हो जाएगा। तो खल और रस भाग का मतलब ऐसा है जैसे कभी आपने तिल का तेल निकाला होगा, तिलहन जो होता है ना, तो उसमें दो चीजें निकलती हैं। एक तो तिल को आपने स्पेलर में डाला तो वो जो है एक तो तेल के रूप में आ गया, एक उसकी खली के रूप में आ गया। खली भी बोलते हैं उसको, चाहे शहरी भाषा में बोलो चाहे ग्रामीण भाषा में बोलो। समझ आ रहा है क्या बोलते हैं? खली है, कोई और कोई खली नहीं। वो एक WWF में आया था एक बार कोई खली वाली सुन रहे तो आया था ना। तो खली का मतलब क्या जो खल माने सॉलिड भाग वो सब में रहता है। चाहे सरसों का तेल निकालो तो भी निकलता है, तिल का तेल निकालो तो भी निकलता है। एक तेल के रूप में निकल गया, एक खल के रूप में निकल गया। समझ आ रहा है? ऐसे ही एक सॉलिड मैटर, एक लिक्विड मैटर। तो शरीर के अंदर आहार पर्याप्ति के बाद में शरीर पर्याप्ति की पूर्णता क्या काम करेगी? शरीर के अंदर जो खल रूप में यानी कि सॉलिड रूप में जो शरीर के अंदर अवयव बनेंगे वो उनमें उस वर्गणाओं का योगदान हो जाएगा, और जो रस के रूप में परिणमन करेंगे जो चीजें वो उनके रूप में उसका योगदान हो जाएगा। तो इस तरीके की कार्य प्रणाली शुरू हो जाएगी शरीर पर्याप्ति से। समझ आ रहा है? अब शरीर में जो सॉलिड मैटर है वो कहलाता है, जैसे हड्डियां हैं, समझ आ रहा है, अस्थि आदि, ये इस तरीके का कठोर मैटर ये कहलाता है खल भाग। और जो शरीर के अंदर ब्लड है, वसा है, किसी भी तरीके की और भी है ना, जो ये स्पर्म वगैरह हैं, ये सब जो कहलाते हैं ये उसका रस भाग कहलाएगा। आगे इस बात समझ में? तो ये दोनों तरीके के प्रोसेस जो चल रहे हैं ये तो हमें बहुत बाद में समझ में आते हैं, लेकिन इसकी योग्यता कहां से आ गई, इसकी शक्ति कहां से आ गई ऐसा करने की? तो वो शक्ति का नाम ही पर्याप्ति है। ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ये शक्ति आ गई। अब जब शरीर पर्याप्ति से ये हो गया तब थर्ड पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होगा? शरीर में तो केवल एक शरीर जो सामान्य से है, शरीर के रूप में वह खल भाग के रूप में, रस भाग के रूप में परिणमन शुरू हो गया। अब इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता होने पर जो इंद्रियों के कार्य हैं, जो इंद्रियों का फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाएगा। कौन सी इंद्रियां कहां पर कितना पुद्गल स्कंद को ग्रहण करके बनेंगी, ये इंद्रिय पर्याप्तियों के माध्यम से उस पुद्गल को ग्रहण किया जाता है। और इंद्रियां जहां जहां पर बनती हैं उन वहां पर वह पुद्गल स्कंद उसी रूप में इकट्ठा होता है। और उस इंद्रियों में जो ज्ञान है वो ज्ञान तो बाद में आएगा कि इसके माध्यम से हम रूप देख पा रहे हैं, कि इसके माध्यम से हम रस चख पा रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति की पूर्णता वो एक शुरू के अंतर्मूर्त में ही हो जाएगी कि वो इंद्रियां बना पाएगा। यानी जैसे जैसे वो आत्मा डेवलप होगा उस पुद्गल स्कंद को इंद्रिय की रचना के रूप में सामने लाएगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो काम जो चलना शुरू हो गया है वो कैसे कि भीतर उसके अंदर एक शक्ति आ गई है, योग्यता आ गई है, वो धीरे धीरे उसको इंद्रियों के रूप में बना लेगा। इसको बोलते हैं इंद्रियों की पर्याप्ति। यानी एक अंतर मुहूर्त में शुरुआत में इंद्रियां नहीं बन जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अभी इंद्रियां नहीं बन गई इंद्रिय पर्याप्ति में, इसमें केवल शक्ति आ गई कि वो बना लेगा, बनेंगी। ये जो शक्ति की प्राप्ति हो गई इसी का नाम है इंद्रिय पर्याप्ति की प्राप्ति हो गई। और ये सब क्या है? ये सब शुरू के एक अंतर्मूर्त में हो जाता है। तो जो जितनी इंद्रिय वाला होगा उसकी उतनी इंद्रिय के रूप में वो इंद्रियां बनेंगी। तो ये इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। फिर चौथी है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। जो हम श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं ये श्वासोच्छ्वास अभी बहुत बाहर का स्थूल कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस श्वासोच्छ्वास के जो पुद्गल स्कंद हैं उनको ग्रहण करने की जो योग्यता है, जो हमारे अंदर शक्ति है, वो शक्ति की प्राप्ति इस श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के पूर्ण होने पर हो जाती है। सुन रहे हैं?
हम श्वास लेते नहीं है, ये पर्याप्ति के कारण से वो श्वास उच्छ्वास का प्रोसेस निरंतर चलता रहता है, ब्रीदिंग प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। अगर आपके द्वारा लेकर के श्वास की बात होती तब तो श्वास लेना ही आप कभी कभी भूल जाओगे, तो फिर तुम्हारी मृत्यु कभी की हो चुकी होती बीच में। कभी तुम्हें कब पता रहता है हमें श्वास लेना है? कब याद रहता है तुम्हें? जो चल रहा है उसकी तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि हमारे शरीर में खल और रस भाग के रूप में परिणमन चल रहा है। खल भाग का रूप में परिणमन करके ये कठोर अवयव बन गए हैं, रस भाग के रूप में परिणमन करके ये द्रवित अवयव बन गए हैं। इंद्रियाओं की पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं, मेरी इंद्रियां बन चुकी हैं, मैं श्वासोच्छ्वास लेता रहता हूं। जो काम चल रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं है, वो तो हो चुका महाराज। अब तो कुछ नया देखना है, नया नया बिजनेस, नए काम, समझ आ रहा है? वो नया कब दिखेगा? जब ये बना रहेगा तो कुछ नया होगा, समझ आ रहा है? और उस नए के चक्कर में इस बने बनाए के मिटा दोगे तो क्या नया कर पाओगे? तो नए को बनाने के लिए जो बना हुआ है इसको तो देखो, इसको तो बनाए रखो पहले। और ये जो चल रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है कि इस पर आपका ध्यान नहीं है। ना किसी को आहार पर्याप्ति पर ध्यान है, ना शरीर पर्याप्ति पर ध्यान है, ना इंद्रिय पर्याप्ति पर ध्यान है, ना श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पर ध्यान है। ये तो चल रही है, जबकि इनमें से कुछ भी चीज रुक गई तो जीवन वहीं समाप्त है। लेकिन ध्यान किस पर है? ये तो चलता रहेगा, ये तो हमने पूर्ण कर लिया। कहां कर लिया? तो महाराज हमने गर्भ में ही कर लिया था, आपने बता दिया ना। ये तो मैंने जब जन्म लिया था तभी कर लिया था, माँ की कोख में जब आया था तभी मैंने ये काम पूरा कर लिया था। तो अब इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका ध्यान कभी भी इन चीजों पर नहीं जाता, आपका ध्यान आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पर जाता है। और श्वासोच्छ्वास एक ऐसी पर्याप्ति है, अगर आपका ध्यान श्वासोच्छ्वास पर नहीं जाएगा तो भी वो श्वासोच्छ्वास चल रहा है। आप दुनिया की बातें सोच रहे हो, सो रहे हो, किसी गफलत में पड़े हुए हो, तो भी आपके लिए श्वास की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं, वो चलती रहती है। आप देखो कभी शांति से बैठ करके कि श्वास कहां से पैदा होती है। आपको भीतर से झटका सा महसूस होगा नाभि के पास से, समझ आ रहा है? कि वो हम नहीं भी देख चाह रहे होते हैं, हम नहीं भी श्वास ले रहे होते, तो भी श्वास अपने आप खिंचती है, श्वास अपने आप आती है, अपने आप जाती है। ये जीव के अंदर की जो शक्ति उसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को प्राप्त करके कर ली थी, उससे वो निरंतर ये श्वासोच्छ्वास ले रहा है। वह जीव ले रहा है अपनी चेष्टा के माध्यम से और इस पर्याप्ति की पूर्णता के माध्यम से। लेकिन जीव ने जो कर लिया उसका ध्यान भी जीव को नहीं है, जीव ने क्या कर लिया। जब ये ज्ञान होता है कि हाँ जीव ने ये कर लिया, तब पता पड़ता है कि जीव ने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन ये किया हुआ तो उसको कुछ लगता ही नहीं है। महाराज जब तक अच्छी जॉब नहीं मिलती, जब तक अच्छा क्या बोलते हो पैकेज नहीं मिलता, तब तक जो है लगता ही नहीं हमने कुछ किया है। तो ये भी कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है हमने, ये ध्यान रखें। ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और उसके बाद में भाषा पर्याप्ति, ये कितनी बड़ी चीज है। 4 प्रकार की भाषाएं होती हैं, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। चारों प्रकार की भाषा भी जो हमारे अंदर बोलने में आती है, ये भी भाषा वर्गणाएं अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि शरीर को बनाने वाली जो वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं, वो अलग हैं, और भाषा जिससे बनती है, भाषा के रूप जो पुद्गल स्कंद हैं, जो केवल भाषा के रूप में परिणमन करते हैं, वो पुद्गल स्कंद अलग होते हैं। तो हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम कुछ बोलते हैं, वो पुद्गल स्कंद 4 प्रकार की भाषाओं के रूप में परिणमन करके वो शब्द आदि के रूप में, ध्वनि आदि के रूप में परिवर्तित हो जा करके वो हमारे लिए कुछ ना कुछ उपयोग में आते रहते हैं। तो ये तब संभव है जब हमारे अंदर ये भाषा पर्याप्ति की पूर्णता हो चुकी हो। सुन रहे? ये आपको कब समझ आएगा? जब आप एक इंद्रिय जीव की ओर देखें, जिनमें बोलने की क्षमता नहीं आई। क्यों नहीं आई? जीव तो पूरा है, एक इंद्रिय जीव है, लेकिन क्यों नहीं आई? तो भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। समझ आ रहा है?
यहां से एक इंद्रिय पने से जीव ऊपर उठ जाता है। यानी कि 4 पर्याप्तियां तो हर जीव में होंगी ही। शुरू की 4 पर्याप्तियां, जो पर्याप्तक जीव होगा, चाहे वो एक इंद्रिय जीव होगा, तो एक इंद्रिय जीव में भी 4 पर्याप्तियां पूर्ण होंगी। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। वो इतने से ही काम चला लेता है। तुम बड़े आदमी हो, वो छोटा है, इसीलिए तुम्हारे पैरों के नीचे वो दबा रहता है। कितना ही कूट लो, कितना ही दबा लो, कितना ही उसको उखाड़ लो, कितना ही विनष्ट कर दो, कुछ भी कभी भी मार दो, 4 ही पर्याप्तियां हैं। 4 पर्याप्तियों से उसका जीवन चलता है। उसके पास भाषा नहीं है, आगे की पर्याप्ति जो मन बताई जाने वाली वो भी नहीं है। तो एक इंद्रिय जीव में केवल ये 4 पर्याप्तियां, एक ही इंद्रिय, तो उसमें जो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी तो बस एक इंद्रिय की पर्याप्ति पूर्ण होगी, माने वो एक इंद्रिय से ही जी ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी ऐसे अपर्याप्तक जीव होंगे जो एक इंद्रिय भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो कहलाएंगे अपर्याप्त। सुन रहे हैं? ये विज्ञान, जो जीव विज्ञान यहां बताया जा रहा है, उसको समझें कि भाषा भी जो हम बोल रहे होते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो हम बोल पाते हैं। और उस बोलने के पीछे ये जो पर्याप्ति नाम कर्म के कारण से हमने जो अपनी शक्ति की रचना की, जो पूर्णता प्राप्त कर ली, वही सबसे बड़ा कारण है इस पर्याप्ति का। और इसी के कारण से ये बोलने की या भाषा वर्गणाओं में परिवर्तित होने की ये क्षमता हमारी उस मन वचन काया की चेष्टा में आ जाती है। तो ये भाषा पर्याप्ति का काम हो गया। फिर क्या है अंत में? मनः पर्याप्ति। 6वीं, मन। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है जो कुछ हमने अनुभूत किया है उसकी स्मृति लाना, ये भाव मन का काम होता है। समझ आ रहा है? मन का काम क्या है? सिर्फ इतना काम होता है मन का काम। जो हमने अनुभूत कर रखा है, चाहे वो इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, उस अनुभूत की स्मृति आ जाने का नाम ही मन का काम है बस। और ये स्मृति जो आती है, ये भाव मन का काम है। और इस भाव मन की भी प्राप्ति तब होती है जब पहले द्रव्य मन की रचना हो चुकी हो। और जो द्रव्य मन बनता है वो द्रव्य मनोवर्गणाओं के माध्यम से बनता है। जैसे भाषा वर्गणाएं अलग प्रकार की होती हैं, ऐसे मन की रचना करने वाली वर्गणाएं भी, मनोवर्गणाएं, वो अलग प्रकार की होती हैं। तो उन मनोवर्गणाओं से सिर्फ किसकी रचना होगी? द्रव्य मन की रचना होगी। और वो द्रव्य मन की रचना होने के बाद में हमारे उपयोग के माध्यम से फिर वहीं पर वह भाव मन काम करता है। तो ये जो भाव मन में शक्ति आ गई कि हम कुछ स्मृति ला सकते हैं, और वो स्मृति की हमारे अंदर जो एक योग्यता है, ये योग्यता भी हमने वहीं पर जन्म लेते समय प्राप्त कर ली थी, अंतर मुहूर्त के ही उस टाइम में, जिसके माध्यम से हम आगे बड़े होकर के इस योग्यता के माध्यम से ही सब कुछ ध्यान में रखे रहते हैं। हम कहाँ जन्मे थे, हम कौन हैं, कल हम कहाँ थे, इससे पहले हमने क्या प्राप्त किया था, अब हम क्या कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर आपके अंदर मन ना हो तो पिछला पिछला आपको क्या याद रहेगा? पिछला आपने क्या खाया, पिछला आपने क्या खोया, पिछला आपने क्या भोगा, पिछला आपने किसके साथ रहा, पिछला आप कहाँ रहे, पिछला आपका नाम क्या था। नाम भी आपको याद अगर रहेगा कि मैं ये हूँ फलाने चंद, नाम लेते ही कान खड़े हो जाते हैं। किसके? जब मन होगा तो। सुन रहे हो? ये मन पर्याप्ति का काम है। अगर तुम्हें इस मन पर्याप्ति की वास्तव में अगर इसकी दुर्लभता समझना हो तो विकलेंद्रीय जीवों की ओर देखो, जो 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं, जिनके पास में मन नहीं होता है। वो बिना मन के ही अपना काम करते रहते हैं, इसलिए उनकी स्मृति में कुछ नहीं होता है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से ही जैसा उनके लिए सामने होता है बस वैसा करते रहते हैं। इसलिए उनको किसी नाम से पुकार करके कभी भी आप उन्हें बुला नहीं सकोगे। क्या सुन रहे हो? किनको? जो असंगी होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, खास तौर से कुछ असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। सुन रहे हैं? तो इनको अगर हम नाम से किसी को बुला करके वो समझ ले कि हाँ ये मेरा नाम बुलाया जा रहा है, और वो समझ ले नाम, तो समझ लेने संगी है, ये पहचान है। समझ आ रहा है?
कुत्ते बिल्ली इनके तो नाम रख करके आप इनको पहचान करके इनको बुलाओगे तो आ जाएंगे, लेकिन मक्खी मच्छर देख लो, प्रैक्टिकली देख लो, समझ आ रहा है? किसी भी मक्खी को आप पाल लो, मच्छर को पाल लो, कोई भी असंगी भौरे को पाल लो, पतंगे को पाल लो, कोई भी लट को पाल लो और फिर उसका नाम लेकर के, क्या समझ आ रहा है? आंटी, उससे बोलना आंटी। अंतर क्या होता है? एक आंट है, एक आंटी है। अरे इतना ही तो अंतर है ना, और क्या अंतर है? हंस क्यों रहे हो? कोई गलत बोल रहा हूं क्या? आंट और हाँ, तो आंटी को तो आंटी कह देते तो आंटी के तो खिल जाती आंटी। और अगर आंट से आंट कहो तो उसको तो कुछ फीलिंग ही नहीं आती, बिकॉज सी हैज नो माइंड। समझ आ रहा है? क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है? मनः पर्याप्ति नहीं है, इसलिए उसके पास में मन नहीं है, इसलिए उसके पास में कुछ स्मृति नहीं है, और स्मृति नहीं है इसलिए उसे कोई भी नाम किसी पुकारोगे तो नाम की भी स्मृति होगी, तभी तो आपको पता होगा कि ये नाम मेरा था। आप 50 साल के हो रहे हो, नाम तो आपको वही है, आपको पता है कि मैं इस नाम वाला हूं, किस कारण से? ये आपकी स्मृति की अनुभूति है, जो आपने उस पिछले 50 साल पुराने नाम को अपने आप में जोड़ रखा। ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। ये आप में स्मृति खत्म हो जाए, आपका मन भी अगर ऊपर से भी काम करना बंद कर दे तो आपका फिर नाम बुलाते रहो, आपके अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो ये सब कब तक? जब ये मन काम कर रहा है। और मन के पीछे भी काम करने वाली चीज क्या है? ये मन कब काम कर पा रहा है? जब ये मन पर्याप्ति हो चुकी है। इसलिए विकलेंद्रियों को देख करके मन समझना और एक इंद्रियों को देख करके भाषा की कीमत समझना, ये भी इससे हम ज्ञान ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां कहा जा रहा है चत्तारी पंच छप्पीय ए इंद्रिय वियल संडीणम। क्या कहते हैं? एक इंद्रियों में जो पर्याप्तियां हैं वो तो 4 होंगी, विकलेंद्रियों में 5 होंगी। 5 कौन सी? क्रम से 5। अब तो क्रम से बोलना है आपको। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा चीजें हैं। 4 तो कॉमन है, एक इंद्रिय में हो गई। 5वीं भाषा जुड़ गई तो विकलेंद्रिय से शुरू हो गए। विकलेंद्रिय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और जिनमें संगी पंचेंद्रिय हो गए तो उनमें 6वां मन भी जुड़ गया। तो मनो पर्याप्ति जिनमें हो गई वो संगी पंचेंद्रिय ही होंगे। ऐसी ये 6 पर्याप्तियां होती हैं, और एक इंद्रिय आदि जीवों में इस तरीके की पर्याप्तियों के कारण से उन्हें यही चीजें मिलती हैं जो यहां बताई जा रही हैं, है ना। इसलिए उन जीवों में मन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास में मन पर्याप्ति की शक्ति नहीं होती, मन पर्याप्ति नहीं होती, इसलिए विकलेंद्रियों में मन नहीं होता, है ना। इसी को एक गाथा और आगे बढ़ते हैं। पज्जति पट्ठवणम जुगवम तु कमेण हो दिनिठवणम अंतो मुहूर्त काले णाहिय कमा तत्यालावा। हाँ, देखो क्या कहते हैं। पज्जति पट्ठवणम जुगवम, पर्याप्तियों की प्रस्थापना माने जो उनकी शुरुआत है, जो उनका प्रारंभ है, वो तो सब पर्याप्तियों की प्रस्थापना तो युगपत हो जाएगी, एक साथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो जीव पंचेंद्रिय संगी बनने वाला है तो अपनी 6 पर्याप्तियों को एक साथ शुरू करेगा, 6 पर्याप्तियां बनाना। लेकिन कमेण होदि निष्ठवणम, उनकी निष्ठापना, निष्ठापना का मतलब समाप्ति, वो क्रम से होगी। एक इंद्रिय होगा तो चारों पर्याप्तियों को एक साथ शुरू करेगा, एक एक करके 4 पर्याप्तियां क्रम से पूर्ण होंगी। विकलेंद्रिय होंगे, 5 पर्याप्तियों को एक साथ शुरू करेंगे, एक एक करके 5 पर्याप्तियां क्रम से पूर्ण होंगी। और जो संगी पंचेंद्रिय होंगे वो 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू करेंगे, लेकिन एक एक करके एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक पर्याप्ति पूर्ण होती चली जाएगी। तो एक एक पर्याप्ति पूर्ण होते होते उसे 6 अंतर मुहूर्त लगेंगे 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने में। आहार पर्याप्ति, अगले अंतर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति, लेकिन
प्रारंभ से तो वो शरीर पर्याप्ति भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो क्रम से पूर्ण होगी कब? जब आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई। फिर बाद में अंतर्मुहूर्त के बाद और उसमें भी और अधिक संख्यात्मक भाग काल और अधिक लग जाएगा, उसके बाद में वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी। फिर उससे भी संख्यात भाग काल अधिक लग गया तो इंद्रिय पर्याप्ति, उससे भी और संख्यात भाग काल अधिक लग गया तो श्वासोच्छ्वास, उससे भी संख्यात भाग काल अधिक लग गया तो भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी, और उससे भी संख्यात भाग काल अधिक लग गया तो मन पर्याप्ति। लेकिन ये सब टोटल अंतर्मुहूर्त, एक एक का भी अंतर्मुहूर्त ही नाम है और सब टोटल भी अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त जो है बहुत प्रकार का होता है। तो ये सब जो है अंतर्मुहूर्त से ही शुरू होता है, अंतर्मुहूर्त में ही होता है, अंतर्मुहूर्त तक ही चलता है ना। तो इसी ही यहाँ पर कह रहे हैं अंतो मुहूर्त कालेन अहि कमा, इनमें अंतर मुहूर्त काल अधिक क्रम से लगता चला जाता है। इसी तरीके से आपको तत्तिया लावा आलाप करना है, माने कथन करना है कि आप ये जाने कि कोई भी पर्याप्ति प्रारंभ होते समय ही सभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो जाती हैं, ये एक एक क्रम से पूर्ण होंगी, और ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त अधिक होते हुए भी सारा मिलाकर के भी वो अंतर मुहूर्त काल ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? अब आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके की गणित के हिसाब से है? मान लो 8 बजे किसी जीव का जन्म या गर्भ हुआ, है ना। अब कल्पना करो थोड़ा सा, है ना। 8 बजे किसी जीव का, एक सामान्य से समझने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, 8 बजे किसी भी जीव का गर्भ में आना हुआ, एक मोटा मोटा रूप में समझने के लिए। अब उसकी आहार पर्याप्ति होने में उसको 8 बजकर के, उसके लिए कम से कम मान करके चलो एक पर्याप्ति पूर्ण होने में उसे 1-2 मिनट लग गए। क्या लग गए? समझ आ रहा है? फिर उसके बाद में 8:02 पर उसकी आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई समझने के लिए। फिर उसके लिए जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी तो 8:02 मान के चलो, ठीक है ना। फिर उसकी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी तो 8:02 मान के चलो। फिर उसकी और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी 8:02 पे वो पूर्ण हो गई। फिर उसकी पहले श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, और वो पहले श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हुई 8:02 पर 40 पे पूर्ण हो गई। और फिर जो है भाषा पर्याप्ति 8:02 माने 8:03 पे पूर्ण हो गई। और फिर उसके लिए मन पर्याप्ति 8:03 पे पूर्ण हो गई। मोटा मोटा ज्ञान समझ आ गया। ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने में उसको ऐसे अधिक अधिक अंतर मुहूर्त काल लगता चला गया। 6 पर्याप्तियां पूर्ण उसने कर ली। अब इतने 8 बज के जो जन्म लिया था 8 बजे, वो 8:03 पे कंप्लीट हो गया। 8:03 में कंप्लीट हो गया मान के चलो, है 3:10 में कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर जो एक एबिलिटी आ गई कि अब ये कंप्लीट हो गया, इसका डेवलपमेंट अब होता चला जाएगा। अब इसके पीछे केवल एक ही कारण रहेगा, उसकी जितनी आयु होगी उतने ही उसके आगे डेवलपमेंट जो होंगे वो अब शरीर इंद्रिय इत्यादि के होंगे, लेकिन शक्ति की उसके अंदर पूर्णता बन चुकी है। समझ आ रहा है? अब वह अंतर मुहूर्त में भी अपना उसका मरण हो सकता है। जितना अंतर मुहूर्त में शरीर बन पाएगा उतना बन पाएगा, जितना इंद्रियों बन पाएंगी उतना बन पाएगा। 1 महीने रह गया तो 1 महीने में जितना बनेगा उतना बनेगा। 6 महीने रह गया तो 6 महीने में जितना डेवलपमेंट हो जाएगा वो उतना हो जाएगा। 9 महीने हो गया तो 9 महीने में जितना डेवलपमेंट हो गया। उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है, क्या समझते हो? हैं? उसके बावजूद भी वो जो है जन्म लेने के बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं, और जन्म से पहले भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जन्म लेते लेते भी कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो ये सब बाद की बातें हैं, ये सब उसके और दूसरे पुण्य कर्मों पर डिपेंड करेंगी और दूसरे उसके आयु कर्म पर डिपेंड करेंगी। लेकिन जो मेन चीज थी पर्याप्ति, वो तो उसके उसी समय पर पूर्ण हो गई। ये अंतर समझ करके आप इस पर्याप्तियों का वर्णन समझ सकते हो। समझ आ रहा है? अभी हमने पर्याप्ति के बारे में चर्चा की है, अब थोड़ा सा अपर्याप्ति के बारे में चर्चा होगी, वो अगले क्लास में होगी। बोलो महावीर भगवान की।